अभी कुछ नहीं, अभी सर। ठीक है, तो नागरिक समाज और राज्य इस चैप्टर का नाम है, नागरिक समाज और राज्य। ठीक है, देखो मैं आपको सवाल ही बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है। यहाँ से राज्य से संबंधित सिद्धांत पूछे जाते हैं। जैसे कि सवाल आएगा, राज्य का पुरातन सिद्धांत क्या है। पुरातन मतलब पुराना। और राज्य का उदारवादी सिद्धांत, राज्य का उदारवादी सिद्धांत क्या है। तीसरा सवाल आ सकता है राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। चौथा सवाल क्या आ सकता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, इस चैप्टर से क्या सवाल आ सकता है। राज्य का पुरातन सिद्धांत, ओके सर। राज्य का पुरातन सिद्धांत, पुरातन सिद्धांत के ब्रैकेट में लिख लेना आप क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल का मतलब ये होता है पुराना, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 10 नंबर का टिप्पणी लिखने में। टिप्पणी कि निम्नलिखित में से किन्हीं चार में से दो सिद्धांतों के बारे में लिखना है। ठीक है, तो उसमें आप मतलब यहाँ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं वहाँ पर। राज्य का पुरातन सिद्धांत क्या है, राज्य का उदारवादी सिद्धांत क्या है, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। उनके ऊपर लिख दो 10 मार्क्स। ठीक है, वो जो 3 सवाल है वो 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, जबकि ये 4th क्वेश्चन है, ये हमेशा 20 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो ये लिखो राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित सिद्धांतों पर, सिद्धांतों पर विस्तार से वर्णन करें। सवाल नंबर 5 है ना, वो 10 नंबर का आएगा अगर वो आएगा तो। ठीक है, 5 सवालों के अलावा इस चैप्टर में और सवाल नहीं बनते हैं। राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध, के बीच संबंध। ठीक है, ये 5वां सवाल है। तो ये 5 सवाल अपने को रटने हैं इनको, और पहले तो समझना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं रट सकते, कितना रटेंगे। किसको कहते हैं, देखो जब समाज, राज्य किसको, देखो नागरिक समाज और राज्य यह आपका चैप्टर का नाम है, राइट। तो इसमें राज्य क्या होता है, राज्य का मतलब यहाँ पर ये राजस्थान, गुजरात, केरल ये वाला नहीं है। राज्य का मतलब एक देश है, एक राष्ट्र है, एक नेशन है। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पर एक देश से है, ना कि एक स्टेट से। तो राज्य की परिभाषा राजनीति विज्ञान में क्या होती है, जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है, जब समाज राजनीतिक रूप से, जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे राज्य कहते हैं, राज्य कहते हैं। देखो राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा कि अलग अलग लोग लड़ते रहते हैं, तनाव की स्थिति होती है, यहाँ पर संघर्ष होता रहता है। कोई पानी को लेकर लड़ता है, कोई बिजली को लेकर लड़ता है, कोई घर परिवार की समस्याओं को लेकर लड़ता रहता है ना। तो जैसे कि आप घर मोहल्लों के अंदर देखते होगे कि यहाँ पर लोग लड़ते रहते हैं अक्सर, कई बार, और कई बार तो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो देखो लोगों के बीच में तनाव और संघर्ष हमेशा से बना रहता है, और बना पहले भी बनता आया हुआ है। लोग हमेशा से लड़ते रहे हैं। ठीक है, अब देखो
कई बार क्या होता है कि मतलब ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता कोई, ठीक है। दो व्यक्ति अगर लड़ रहे हैं तो उनको आराम से आसानी से समझा बुझा सकते हो, लेकिन अगर 500-500 लोग, हजार लोग लड़ रहे हैं तो उनको कैसे समझाओगे। तो दोस्तों लोगों ने महसूस किया कि हमारे पास में कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए, हमारे पास में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि इन तनावों का, इन संघर्षों का क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके, समाज में बढ़ रहे तनाव और संघर्ष को कम किया जा सके। दोस्तों उसी संस्था का नाम क्या है, उसी संस्था का नाम है राज्य। तो राज्य क्यों आया, क्योंकि समाज के अंदर तरह तरह के तनाव और तरह तरह के संघर्ष होते हैं व्यक्तियों के बीच में और समाजों के बीच में, ठीक है। तो एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ती है जो कि अपने अधिकार और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस तनाव और संघर्ष को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा कि मोहल्लों के अंदर लड़ाई होती है, मोहल्ले के अंदर, तो पुलिस आ जाती है। पुलिस क्या है, राज्य का तो रूप है। पुलिस क्या है, राज्य का रूप है। मैंने आपको राज्य के 3 अंग बता रखे हैं, ठीक है। राज्य के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्यपालिका होता है, ठीक है, एक न्यायपालिका होता है, एक होता है विधायिका। तो ये जो पुलिस है, ये मेरे को बताओ, कार्यपालिका का तो हिस्सा है, ठीक है। तो राज्य क्या करता है, राज्य मतलब उन लोगों के बीच में तनाव और संघर्ष को रोकने की कोशिश करता है, रोक लेता है। क्योंकि राज्य के पास में दोस्तों सेना होती है, राज्य के पास में पुलिस होती है, राज्य के पास में हथियार होते हैं, राज्य सजा दे सकता है लोगों को, और राज्य से डरते भी है लोग, ठीक है। तो समाज के अंदर तनाव और संघर्ष को रोकने के लिए राज्य नाम की अवधारणा आई, ठीक है। अब राज्य दोस्तों तनाव और संघर्ष को कम करता ही है, लेकिन लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम भी तो चलाता है। जैसे कि बूढ़े लोगों को पेंशन देना, कौन देता है, सरकार तो पेंशन देती है, और सरकार क्या है, राज्य का हिस्सा है, ठीक है। गरीब विधवा औरतों को, ठीक है, और जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए दोस्तों भला मतलब कौन करता है, ठीक है। विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए, बच्चों के लिए कौन कार्यक्रम चलाता है, कौन स्कीम चलाता है, सरकार चलाती है। सरकार क्या है, राज्य का एक रूप है, ठीक है। तो राज्य दोस्तों भलाई के लिए काम भी करता है, राज्य मानवता के काम भी करता है। अब देखो, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे पास में इतने पैसे नहीं है कि हम बहुत महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना इलाज करवा लें, तो हम कहाँ जाते हैं, सरकारी अस्पताल में, जो सरकार चलाती है, ठीक है। वहाँ पर कम पैसे में इलाज हो जाता है। हमारे पास में अगर पैसे पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत महंगी स्कूल में नहीं जा सकते अपन, दाखिला नहीं ले सकते महंगे स्कूलों में, तो हम कहाँ चले जाते हैं, सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं। सरकारी स्कूलों को कौन चलाता है, सरकार चलाती है, और सरकार क्या है, राज्य का एक रूप है। तो दोस्तों राज्य हमारे लिए क्या नहीं करता है, जब हम पैदा होते हैं तब भी हमारा जो राज्य है वो सहायता करता है। सरकारी अस्पतालों के अंदर जो डिलीवरी होती है, ठीक है, वहाँ पर भी मतलब जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, वो सहायता करती हैं। अगर लड़की हो जाती है डिलीवरी के बाद में, तो सरकार वो नगद सहायता राशि भी देती है, ठीक है। और जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो सरकारी स्कूलों में चले जाते हैं, और उसके बाद में सरकारी कॉलेज बनी हुई है, बीमार हो जाते हैं सरकारी अस्पताल चले जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो सरकार हमें ऋण उपलब्ध करवाती है, राइट। तो सरकार हमारे लिए क्या नहीं करती है। और दोस्तों जीवन के अंतिम क्षणों में हमारे घर के अंदर जो एम्बुलेंस भेजी जाती है, वो भी कौन भेजती है, सरकार भेजती है। तो व्यक्ति के जन्म लेने से और व्यक्ति के मृत्यु तक, उसकी जब बर्थ होता है, उसकी जब डेथ होती है, तो राज्य दोस्तों काफ़ी सारा हेल्प करता है। राज्य के बहुत सारे काम हैं। तो दोस्तों राज्य इतना ज़्यादा पवित्र होता है। तो जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है तब उसको राज्य कहते हैं। यानी कि समाज के अंदर जो लोग अपने राजनीतिक अधिकारों को जानने लगते हैं कि हमारे ये राजनीतिक अधिकार हैं, तो वह राज्य का निर्माण कर लेते हैं। मतलब समाज के कुछ 50-100 लोग मिलकर के, जितने भी लोग हैं उस समाज में, वो राज्य का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, दुनिया के अंदर मतलब किसी भी अगर क्षेत्र को, किसी भी इलाके को मैं राज्य कब कहूँगा, जब उसके पास में 4 विशेषताएं होंगी। मैं दुनिया के किसी भी इलाके को राज्य का नाम कब दूंगा, जब उसके पास में 4 विशेषताएं होंगी। सबसे पहली बात, राज्य के पास में भूभाग होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों भारत एक राज्य है, भारत एक राज्य है, क्यों, क्योंकि भारत के पास में जमीन है ना, उत्तर से लेके दक्षिण तक, और यहाँ राजस्थान से, गुजरात से लेकर के आप चले जाओ अरुणाचल प्रदेश तक, जमीन है, जमीन है, ठीक है। तो भूभाग का मतलब होता है राज्य के पास में जमीन होती है। और दोस्तों मैं किसी क्षेत्र को, इलाके को राज्य कब कहूँगा, जब उसके पास में जनसंख्या होती है। जैसे कि भारत एक राज्य है, क्यों, क्योंकि दोस्तों भारत के पास में एक निश्चित जनसंख्या, तकरीबन यहाँ पर 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है।
तीसरी विशेषता राज्य की संप्रभुता। अब भारत राज्य दोस्तों संप्रभु देश है, यानी कि भारत सरकार है वो अपने आंतरिक नीति, ठीक है, मतलब लोगों के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं, तब किसी देश के दबाव में आकर नहीं बनाते अपन, ठीक है। और जो हमारी विदेश नीति होती है वो भी हम किसी के दबाव में आए बिना हम बनाते हैं। तो संप्रभु का मतलब क्या है कि एक राज्य की शक्ति होती है, ये एक राज्य की शक्ति होती है, ठीक है, और उस शक्ति का प्रयोग मतलब बिना दबाव में आए हुए वह इस्तेमाल करता है। अब जब हम गुलाम थे दोस्तों, इंग्लैंड ने भारत को गुलाम कर रखा था, तब हम संप्रभु देश नहीं थे, क्योंकि हम अपने बाहर की नीतियां यानी कि विदेश नीति और घर के अंदर की नीतियां, कानून वो बना नहीं सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के कहने पर ही सब कुछ काम होता था। अब आज़ाद हैं और भारत राज्य अब क्या है, संप्रभु देश है। तो दुनिया के किसी इलाके को मैं राज्य कब कहूँगा, जब उसके पास में संप्रभुता होगी, जनसंख्या होगी और एक निश्चित जमीन होगी, जमीन का टुकड़ा होगा, उसी जमीन के टुकड़े को मैं क्या कह रहा हूँ, भूभाग कह रहा हूँ। चौथी विशेषता है सरकार। अब देखो सरकार क्यों आवश्यक पड़ती है, क्योंकि लोगों के बीच में दोस्तों तनाव रोकने, संघर्ष रोकना है, लोगों को न्याय देना है, न्यायपालिका के थ्रू न्याय मिलता है, ठीक है। कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाती है, विधायिका सरकार का हिस्सा होती है, राइट, जैसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो सरकार जरूरी होती है, राइट। तो मैं किसी इलाके को राज्य का दर्जा कब दूंगा, राज्य कब कहूंगा, जब उसके पास में भूभाग लैंड होगा, उसके पास में पॉपुलेशन होगी, उसके पास में सॉवरेनिटी होगी, उसके पास में सरकार होगी, उस चीज़ को मैं राज्य कहूँगा, ठीक है। तो राज्य क्यों आया, समाज के अंदर जो तनाव, संघर्ष, टेंशन क्रिएट हो रहे थे उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए राज्य आया। आपके एग्जाम में यूनिट नंबर 10 से बीपीएससी 131 में राज्य के सिद्धांत पूछे जाते हैं, राज्य से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। तो 3 सिद्धांत हैं, एक तो पुरातन सिद्धांत याद करना, राज्य का पुरातन सिद्धांत, और दूसरा है उदारवादी सिद्धांत, और राज्य से संबंधित तीसरा सिद्धांत कौन सा है, मार्क्सवादी सिद्धांत। ये अभी याद करो, वो याद हो जाए तो मेरे को बोल देना, ठीक है। राज्य का पुरातन सिद्धांत, पुरातन का मतलब होता है डियर पुराना, ठीक है, या फिर क्लासिकल की बात है, क्लासिकल अथवा पुराना एक ही बात है। तो राज्य से संबंधित 3 सिद्धांत दिए गए हैं, पुरातन सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। इसमें से पहला सिद्धांत देखते हैं, राज्य का पुरातन सिद्धांत। राज्य का पुरातन सिद्धांत, राज्य का पुरातन सिद्धांत। दोस्तों इसके अंदर है ना, आप 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना शुरुआत के अंदर। एक तो याद करना दोस्तों प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, और एक याद रखना अरस्तु का। ये 2 दार्शनिक थे, ये 2 दार्शनिकों के नाम है, ठीक है। तो दोस्तों प्लेटो और अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। यूनान एक देश था, ठीक है, यूनान एक यूरोप का देश था, तो वहां के रहने वाले थे प्लेटो और अरस्तु। और ये भी याद रखना कि प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो का स्टूडेंट था अरस्तु, ठीक है। तो प्लेटो और अरस्तु ने दोस्तों किस किस पर बातें कही हैं, अपने विचार दोस्तों प्लेटो और अरस्तु ने नैतिकता पे दिए हैं। नैतिकता क्या होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इंसान के लिए। प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति पर भी अपने विचार रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों दर्शन पर भी इन्होंने अपने मत अथवा विचार दिए हैं। साथ ही साथ विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में इन्होंने मत दिए हैं, क्षेत्रों में मत दिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद करना है, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो कौन था, अरस्तु का गुरु था, ठीक है। प्लेटो कौन था, अरस्तु का गुरु, राइट, और यूनान देश के रहने वाले थे। अब देखो अपने को इस आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है, कि जो प्लेटो था, प्लेटो ने राज्य के बारे में क्या बोला है कि दोस्तों राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। आप क्या लिखोगे कि जो यूनान के दार्शनिक थे प्लेटो
उन्होंने आदर्श राज्य की बारे में बताया है। आदर्श राज्य मतलब आइडियल स्टेट। देखो आदर्श राज्य होता क्या है कि जहां का राजा जनता के हिसाब से जहां का राजा जनता के हिसाब से शासन करेगा। आदर्श राज्य का मतलब क्या है? जहां का राजा जनता के हिसाब से शासन करेगा। और दोस्तों इस तरह से क्या होगा कि राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक लोगों को न्याय मिलेगा, ठीक है, और स्वतंत्रता मिलेगी, अधिकार मिलेगा, ठीक है, और जनता खुश रहेगी। और राज्य के अंदर दोस्तों जितनी बुराइयां होती है, राज्य के अंदर जितनी बुराइयां होती है उनको समाप्त करेगा शासक। शासक कौन होता है? राजा, ठीक है। और शासित कौन होता है? जिन पर शासन किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो शासक होगा, राज्य का जो शासक होगा, वह राज्य के अंदर जितनी बुराइयां फैली हुई है उनको खत्म करेगा। तो प्लेटो क्या बोलता है? वह बोलता है कि आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए जहां का राजा जनता के हिसाब से शासन करेगा। इससे जनता को न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार मिलेंगे और राज्य के अंदर जो आवश्यक बुराइयां हैं वो खत्म करेगा शासक, ठीक है। इस तरह से दोस्तों एक राज्य के अंदर उसने कहा है कि एक राज्य के अंदर, ठीक है, एक तो राजा होगा और एक सेना होगी और कुछ नागरिक होंगे। प्लेटो ने क्या कहा है कि एक राज्य के अंदर 3 वर्ग होते हैं, राजा, सेना और नागरिक। राजा दोस्तों सेना की सहायता से मतलब क्या करेगा? नागरिकों की रक्षा करेगा, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, ठीक है। तो जो राजा होगा वह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देगा, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा वह। और दोस्तों वह साहसी होगा। आदर्श राज्य का जो राजा है वह बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, अनुशासित होगा, ठीक है, डिसिप्लिन में रहेगा और दोस्तों अपनी जनता के लिए न्याय करेगा। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होगा? प्लेटो ने बताया कि अगर आदर्श राज्य स्थापित होगा तो समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग, समाज के अंदर दोस्तों प्रत्येक वर्ग में जो रहने वाले लोग हैं उनका भला होगा, ठीक है। भला वह प्रत्येक लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा, क्योंकि सबको न्याय मिल रहा है और सबको अधिकार आजादी भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। प्लेटो का स्टूडेंट अथवा शिष्य कौन था? इसका विद्यार्थी कौन था? उसका नाम था दोस्तों अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु के राज्य के संबंध में क्या विचार थे? वह राज्य को किस रूप में देखा करता था? तो उसको एक बार समझ लेते हैं अपन। तो अरस्तु ने क्या कहा है कि दोस्तों राज्य का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अरस्तु के अनुसार यूनान के दार्शनिक, आप क्या लिखोगे? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो का स्टूडेंट था और यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु के अनुसार, फिर क्या लिखोगे? अरस्तु के अनुसार राज्य का अंतिम क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति की अधिकतम भलाई, एक व्यक्ति की अधिकतम भलाई होना चाहिए। बात को आगे कैसे बढ़ाया है? अब देखो उसने कहा है कि एक समाज के अंदर क्या होता है? स्त्री व पुरुष, ठीक है, इन दोनों के बीच में शादी होती है, ठीक है, और उसके बाद में संतान पैदा होती है। स्त्री और पुरुष के बीच में शादी होती है और फिर संतान पैदा होती है और फिर दोस्तों क्या बनता है? समाज के अंदर एक परिवार बन जाता है। अब समाज के अंदर दोस्तों काफी सारे जब परिवार मिल जाएंगे, ठीक है, जब समाज के अंदर काफी ज्यादा परिवार हो जाएंगे, काफी ज्यादा परिवार हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? समाज। आप जिस समाज के अंदर रहते हो वहां पर काफी ज्यादा परिवार है ना, तो
अरस्तु ने कहा है कि स्त्री और पुरुष मिलकर के संतान को पैदा करेंगे और फिर एक परिवार का निर्माण हो जाएगा, एक परिवार बन जाता है, फैमिली बन जाती है। और जब कई सारी फैमिली बन जाती है तो सबको मिलाकर के क्या कहते हैं अपन कि भाई समाज बन चुका है। अब दोस्तों समाज मतलब समाज भी तो फिर आगे फैलता जाएगा, तो यह एक पूरा गांव बन जाता है। और दोस्तों गांव भी जब फैलता जाएगा तो क्या बनता जाएगा, शहर बनता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों शहर के अंदर आपको पता है तनाव और संघर्ष तो होते ही होते हैं। तो तनाव और संघर्ष को लेकर मतलब संघर्ष को लेकर जो अरस्तु कहता है कि राज्य की उपस्थिति होना आवश्यक है। तो राज्य का उद्भव कब होता है, जब परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, काफी सारे समाज मिलकर के गांव बनाते हैं, गांव मिलकर के शहर बनाते हैं, तब जाके राज्य का उद्भव या राज्य का जन्म होता है ना। और इस राज्य के अंदर दोस्तों मतलब जो राज्य का लक्ष्य होता है वो क्या होता है, एक व्यक्ति का अधिकतम भलाई, एक व्यक्ति का राज्य क्या करता है, शहर जब बन जाएगा तब तनाव और संघर्ष को खत्म करता ही करता है और एक व्यक्ति की अधिकतम भलाई वो करने की कोशिश करता है। यानी कि अधिकतम भलाई कैसे हो सकती है, एक इंसान की उसको दोस्तों एजुकेशन मिल जाए, ठीक है, और उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए। ओके, तो इस तरह से राज्य मतलब एक व्यक्ति का साथ देता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों अरस्तु और प्लेटो क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति का जीवन सुखी कैसे बन सकता है, एक व्यक्ति का जीवन सुखी जीवन कैसे बन सकता है, राज्य का यही उद्देश्य रहता है, राज्य का यही उद्देश्य रहता है कि एक व्यक्ति का सुखी जीवन कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो पुरातन सिद्धांत में प्लेटो और अरस्तु तो पढ़ लिया है अपने गाइस, एक सिसेरो नाम से एक और विद्वान था, सिसेरो, ठीक है, ये भी एक दार्शनिक था। तो इसने सरकार के 3 रूपों का वर्णन किया है, राजसी सत्ता, सरकार के 3 रूप बताए हैं इसने, राजसी सत्ता, ठीक है, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। अब देखो मैं आपको अंतर बता देता हूं, राजसी सत्ता क्या होती है गाइज, जिसमें एक राजा शासन करता है अपनी प्रजा के ऊपर, ठीक है, जब एक राजा अपनी प्रजा के ऊपर शासन करता है उसको क्या कहते हैं, राजसी सत्ता, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनार्की। ओके, कुलीन तंत्र क्या होता है दोस्तों, कुलीन का मतलब होता है अमीर व्यक्ति या अभिजात्य वर्ग के व्यक्ति जिनके पास में धन दौलत काफी ज्यादा होती है। तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो कि ताकतवर होते हैं पैसों से, ठीक है, तो वह लोग जब मिलकर के एक प्रकार की शासन व्यवस्था का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र क्या होता है, ये तो लोगों का शासन होता है, लोगों का शासन होता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या करते हैं, जैसे कि भारत में लोकतंत्र है तो हम दोस्तों सबसे पहले तो मतलब जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको वोट देते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिसको आप कैंडिडेट भी बोलते हो, उसको अपन वोट देते हैं, वो जीत जाता है तो वो संसद के अंदर चला जाता है, और जब विधायकों के चुनाव होते हैं तो वो विधानसभा के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से लोकतंत्र में शासन व्यवस्था आगे बढ़ती है। तो सिसेरो ने सरकार के 3 रूप बताए, राजसी सत्ता, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। ठीक है, अब देखो सिसेरो ने राजसी सत्ता का मतलब होता है जब कोई एक राजा अपनी जनता पर शासन करता है तो उसको क्या कहते हैं, राजसी सत्ता। ठीक है, कुलीन तंत्र क्या होता है, जब मतलब 5-6 व्यक्ति या फिर कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोग जिनके पास में पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, जब वो शासन करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार की शासन व्यवस्था क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र। ठीक है, जब जितने अमीर लोग हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ताकतवर लोग हैं, वो मिलकर के शासन करते हैं जनता पर तो उसको कहते हैं कुलीन तंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों का शासन। ठीक है, जैसा कि भारत के अंदर सिसरो क्या कहते हैं कि भाई सभी में मतलब प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है
है ना। वो क्या कहता है कि भाई राजसी सत्ता में राजा भ्रष्टाचार कर सकता है, राजा अपनी जनता को तंग कर सकता है, कुलीन तंत्र में जो अमीर लोग होते हैं अपने फायदे के लिए काम कर सकते हैं, लोकतंत्र में जो नेता होते हैं ये भी पैसा खा जाते हैं। तो सिसरो क्या कहता है, सरकार के तीनों रूपों में गड़बड़ है, सरकार के तीनों रूपों में गड़बड़ है, भ्रष्टाचार हो जाता है, जनता को मतलब जनता को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो उसने क्या बताया कि सरकार का मिला जुला जो रूप होता है वही सबसे बेहतर होता है, सरकार का मिला जुला रूप ही सबसे बेहतर होता है, ये कहा था सिसेरो ने। ठीक है, तो सिसेरो ने मतलब क्या माना कि जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था यह है, मिलीजुली सरकार होती है, यही व्यक्तियों का भला कर सकती है। तो राज्य के प्राचीन विचार या पुरातन विचार में आपको प्लेटो के अरस्तु का, ठीक है, प्लेटो का स्टूडेंट था अरस्तु, फिर सिसेरो आया, सिसेरो का विचार था कि जो तीनों प्रकार की सरकार है वह दोस्तों किसी भी मायने में सही नहीं होती क्योंकि भ्रष्टाचार हो जाता है, इसलिए सरकार का मिला जुला रूप सही होता है। उसने गणतंत्रीय शासन व्यवस्था को अच्छा माना, पॉजिटिव माना। तो ये था राज्य का पुरातन विचार। अब देखो उदारवादी राज्य का उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों। देखो इसमें आपको सबसे पहले ये लिख देना है कि सबसे पहले राज्य का जो उदारवादी सिद्धांत था वो किसने बताया था, वो एक दार्शनिक ने बताया था जिसका नाम क्या था, मैकियावेली। मैकियावेली उसने सबसे पहले राज्य का उदारवादी सिद्धांत है ये बताया था। ठीक है, तो दोस्तों मैकियावेली क्या मानता था, ये भी एक दार्शनिक था। ये कहता है कि राज्य दोस्तों, राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था होती है, राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था होती है। और दोस्तों राज्य को तो देवता की तरह पूजा जाना चाहिए। ठीक है, राज्य को देवता की तरह पूजा जाना चाहिए क्योंकि दोस्तों राज्य ही तो व्यक्ति को अधिकार, आजादी, स्वतंत्रता देता है, राज्य ही नौकरी देता है। सरकारी नौकरी कौन देता है, राज्य ही तो देता है सरकारी नौकरी। ठीक है, पेंशन कौन देता है, राज्य देता है। सरकारी अस्पताल कौन बनाता है, राज्य बनवाता है। सरकारी स्कूल कौन बनाता है, राज्य बनाता है। तो राज्य को तो देवता की तरह पूजा जाना चाहिए, ये कौन कहता है, मैकियावेली। मैकियावेली, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बताता है कि जो राज्य का काम होता है दोस्तों, राज्य का काम क्या है कि एक व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा, एक व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा व एक व्यक्ति का संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा करना। ठीक है, और राज्य की क्या जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जैसे कि दोस्तों पुलिस क्या है, वो राज्य का एक रूप ही तो है। तो पुलिस क्या करती है, हमारे इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखती है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखना ये भी किसका काम है, ये राज्य का काम है। ठीक है, और राज्य का काम क्या है, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी कार्य करना। जैसे कि दोस्तों विधवाओं के लिए और अनाथालय के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ठीक है, और बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, तो उनके लिए सरकार है, राज्य है, वो अलग अलग स्कीम लेके आता है, अलग अलग योजनाएं लेके आता है। तो राज्य का यह जिम्मेदारी होता है। तो मैकियावेली क्या बताता है कि राज्य को तो देवता की तरह पूजा जाना चाहिए क्योंकि राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है। राज्य क्या करता है, एक व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है, उसका संरक्षण करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है और एक व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। ठीक है, अब देखो दूसरा नाम आता है यहां पर थॉमस हॉब्स का। राज्य के उदारवादी सिद्धांत में दूसरा नाम क्या आता है, थॉमस हॉब्स का नाम आता है। थॉमस हॉब्स क्या बोलता है, ये दोस्तों राज्य का जो हस्तक्षेप था इसका कहने की बात करता है। थॉमस हॉब्स क्या कहता है कि राज्य को थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करना चाहिए, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप, मैं ऐसा लिख देता हूं राज्य का, अब बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। थॉमस हॉब्स कहता है उदारवादी सिद्धांत में कि राज्य का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप
जरूरी होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, जो उदारवादी सिद्धांत है ना राज्य का, वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति को खुला छोड़ दो आप, ठीक है, उसको स्वतंत्रता दे दो हर प्रकार की, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है वो, कहीं पर भी घूम सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है उसके मन में जो आएगा, और उसको दोस्तों पूरी आजादी दे दो, अधिकार दे दो सारे, ये उदारवादी सिद्धांत कहता है। दोस्तों, क्या किसी व्यक्ति को अपन पूरी तरह से छूट दे देंगे कि घर के बाहर 2 बजे भी घूम तू, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? अब एक व्यक्ति सपोज करो मतलब 2 बजे शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, हो सकता है कि दोस्तों उसने इस फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्तियों पर गाड़ी चढ़ा दी, तो दोस्तों स्वतंत्रता, ज्यादा फ्रीडम देना किसी के लिए घातक हो सकता है कि नहीं हो सकता? थॉमस होब्स क्या कहता है कि भाई राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है दूसरे व्यक्तियों को, तो दोस्तों अगर एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का, अपनी आजादी का, अपने अधिकारों का गलत मिसयूज करता है, ठीक है, तो दोस्तों दूसरे व्यक्तियों को वो नुकसान पहुंचा सकता है, उनके हित प्रभावित कर सकता है। तो थॉमस होब्स क्या कहता है कि राज्य के उदारवादी सिद्धांत में राज्य का भी हस्तक्षेप होना जरूरी है, यानी कि दोस्तों वहां पर पुलिस वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी, नजर रखेगी ऐसे व्यक्तियों पर कि कौन रात में गाड़ी चला रहा है शराब वगैरह पी करके, ठीक है, उस व्यक्ति को समझाएगी, उसका चालान काटेगी, उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी, ठीक है। तो थॉमस होब्स भी कहता है कि भाई ठीक है, स्वतंत्रता है, आजादी है, अधिकार है लोगों के पास में, लेकिन आपके पास में स्वतंत्रता, आजादी, अधिकार इतने भी नहीं होने चाहिए कि दूसरे लोगों को इससे कोई दिक्कत आ जाए। अब देखो, राज्य के उदारवादी सिद्धांत में आपको तीसरे व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना है, जॉन लोक का, जो कि उदारवाद के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। तो आपने मैकियावेली का नाम याद कर लिया, थॉमस होब्स का नाम कर लिया, अब याद कर लो जॉन लोक का। तो जॉन लोक क्या कहता है कि जब एक इंसान जन्म लेता है तो उसको 3 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। एक तो जीवन जीने का अधिकार, एक उसको प्रकृति की तरफ से स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, और उसको एक संपत्ति का अधिकार भी मिलता है जन्मजात या फिर प्रकृति की तरफ से। ये जॉन लोक हमें कहता है राज्य के उदारवादी सिद्धांत में, ठीक है। अब एक व्यक्ति अगर विवेकपूर्ण तरीके से अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करे, ठीक है, और मतलब अपनी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा भी करे, तो राज्य के अंदर क्या बनी रह सकती है, शांति बनी रह सकती है। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन का, स्वतंत्रता का, अपने संपत्ति के अधिकार का विवेकपूर्ण यानी कि अपनी बुद्धि की सहायता से इन तीनों का इस्तेमाल करे, तो राज्य के अंदर क्या हो सकता है, शांति हो सकता है। चौथे व्यक्ति का नाम याद करना आपको, हेगेल। पहला व्यक्ति कौन था राज्य के उदारवादी सिद्धांत में? देखो दोस्तों 20 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, तो अपने को याद कर ही लेना चाहिए। अगर एक बार भी देख लोगे ना, इसको वीडियो को देख लोगे या नोट्स को पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ। वीडियो को देख लेना आप। पहला नाम लिखा था अपने मैकियावेली, दूसरा नाम लिखा था अपने थॉमस होब्स, तीसरा नाम जॉन लोक, और फिर चौथा है हेगल। हेगल क्या कहता है राज्य के संबंध में, वो याद कर लो फटाफट से कि राज्य राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है। पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, यानी कि दोस्तों राज्य इंसान के लिए बहुत कुछ करता है। जैसा कि दोस्तों भगवान हमारे बारे में पल पल सोचता रहता है, भगवान हमारा कभी बुरा चाह ही नहीं सकता, वैसे राज्य भी हमारा बुरा नहीं चाह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य मतलब हेगल क्या कहता है कि राज्य कानून का निर्माण करता है, ठीक है, देश के अंदर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि देश के बाहर कानून बना करके व्यक्ति की, इंसान की भलाई की जाती है, ठीक है, ये हेगल कहता था। तो हेगल का मानना था कि राज्य अपने आप में एक ध्येय है, यह एक दिमाग है जो कि इतिहास के द्वारा स्वयं को वास्तविकता में लाता है। तो हेगल क्या कहता था, हेगल कहता था कि मतलब राज्य को कभी समाप्त
नहीं किया जा सकता है, राज्य को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का जो इतिहास उतना ही पुराना है जैसा जितना कि इंसानों का विकास का है। ठीक है, तो राज्य पूरी तरह से तर्क संगत है, यानी कि राज्य की उत्पत्ति दोस्तों किसी खास उद्देश्य के लिए हुई है, इंसानों की भला करने के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आगमन है, आगमन का मतलब उतरना, आना। और राज्य क्या करता है, देश के अंदर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाता है, कानून आता है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई होती है। ठीक है, और राज्य अविनाशी है, राज्य अविनाशी यानी कि राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये हेगल कहता था। ठीक है, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, तो मार्क्सवादी एक सोच का नाम है। यह सोच दुनिया को किसने बताई? कार्ल मार्क्स दोस्तों एक विद्वान था, कार्ल मार्क्स। ठीक है, एक क्रांतिकारी विद्वान था। ठीक है, तो इसने पूरी दुनिया को मार्क्सवाद नामक एक नई सोच दी थी। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे और कुछ समय बाद में फ्रांस में जाकर बस जाते हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण जर्मनी की सरकार इनको देश से बाहर निकाल देती है और जर्मनी की फ्रांस के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में दोस्तों एक मतलब इनका फ्रेंड बन जाते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स इनके एक साथी थे, कार्ल मार्क्स के दोस्त थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के दोस्तों एक किताब, एंगल्स लिखो चाहे एंजल्स लिखो एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी। और मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि मतलब अपन जो अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं वही हमारे साथ में घटित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सोते टाइम हमें कुछ चीजें वो मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए कि मैं एक दिन अमीर हो जाऊंगी, मेरी एक दिन बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी मुझे, मेरे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, मेरे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो अगर हम ऐसे कुछ विचार हैं, सोचते रहते हैं, तो इनको कहते हैं अपन मैनिफेस्टेशन। अगर कोई वही चीजें अगर हमारे साथ में घटित हो जाए आने वाले टाइम पर, मेरे घर के अंदर शांति बनी रहे, सुकून बना रहे। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार की चीजें सोचते हैं, ऐसे विचार सोचते हैं, ख्याल लाते हैं, अगर वो विचार सचमुच में घटित हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन। तो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब लिखी थी। इसके अंदर क्या लिखा था उन लोगों ने कि दोस्तों मतलब जो राज्य के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है, राज्य के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है जिनके पास में खूब सारा पैसा है, ठीक है, ये राज्य को एक शोषक यंत्र की तरह काम में लेते हैं, राज्य को एक शोषक यंत्र की तरह काम में लेते हैं। ठीक है, शोषक यंत्र की तरह काम में लेते हैं और किसका शोषण करते हैं? किसानों का, महिलाओं का, मजदूरों का। ठीक है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग दोस्तों राज्य को सहायता देता है। पूंजीपति वर्ग है वो राज्य को सहायता देता है पैसा वगैरह दे करके, और राज्य फिर क्या है? पूंजीपति वर्ग की सोच को आगे बढ़ाता है और राज्य उसी प्रकार के कानून और नियम बनाता है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बोलते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि जो राज्य नाम का जो चीज है दोस्तों खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यह तो एक शोषक यंत्र की तरह काम करता है, अमीरों के कहने पर यह काम करता है और किसानों का, महिलाओं का, मजदूरों का शोषण करता है राज्य। ठीक है, और पूंजीपति वर्ग दोस्तों राज्य की संस्थाओं का फायदा उठाते हैं। राज्य की कौन कौन सी संस्था होती है? एक तो विवाह संस्था होती है, ठीक है, और शिक्षा एक संस्था है, कानून एक संस्था है राज्य की, राइट। तो और सेना, पुलिस, ये भी संस्था होती है। तो इन संस्थाओं का फायदा उठाता है अमीर लोग। ठीक है, और दोस्तों अमीर लोग जैसा चाहते हैं कि मतलब इसी प्रकार की एजुकेशन है वो इस राज्य के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है ज्यादा से ज्यादा बिके। तो दोस्तों राज्य उसी के कहने पर काम करता है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि राज्य एक शोषक यंत्र की तरह काम में लेते हैं जो अमीर लोग होते हैं, और राज्य नाम की जो चीज है खत्म हो जाना चाहिए। और कार्ल मार्क्स क्या मानता था कि राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य विहीन होना चाहिए, कोई इलाका राज्य विहीन होना चाहिए, यानी कि राज्य नाम की जो आवश्यक बुराई है वो खत्म हो जानी चाहिए। राज्य दोस्तों, राज्य क्या करता है? व्यक्ति की भलाई करने के नाम पर उसी का शोषण करता है। और दोस्तों वर्ग विहीन भी हो जाना चाहिए समाज। कार्ल मार्क्स राज्य विहीन और वर्ग विहीन की बात करता है, यानी कि स्टेटलेस, ना तो स्टेट होगा
और ना दोस्तों समाज के अंदर कोई क्लास होगी। ठीक है, जैसे कि एक तो क्लास पूंजीपति है और दूसरी क्लास क्या है, मजदूर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो संरचना होती है कि मतलब एक जो ऊपर वाली संरचना है वो नीचे वाली संरचना का शोषण करती है, ऐसे ही सामंत किसानों का शोषण करते थे। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स क्या कहता था, राज्य विहीन हो जाना चाहिए, एक इलाका और वर्ग विहीन हो जाना चाहिए, तब व्यक्ति की अधिकतम भलाई हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन सिद्धांत है राज्य से संबंधित। पहला सिद्धांत राज्य का पुरातन सिद्धांत, उसके अंदर दोस्तों आपको तीन विद्वानों के नाम याद करने हैं। एक तो प्लेटो, ठीक है, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, इन दोनों के क्या ख्यालात हैं राज्य को लेकर के, और उसके बाद में सीसेरो का। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया है राज्य का उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, राज्य का उदारवादी सिद्धांत, सुकरात के विचार मूल सिलेबस में मेंशन नहीं है। राज्य का उदारवादी सिद्धांत, इसमें आपको चार व्यक्तियों के नाम याद करने, एक तो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, और इसके बाद में हैगल। ठीक है, और उसके बाद में आपको मार्क्सवादी, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत याद करना है, यानी कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं दोस्तों राज्य को अपने इशारों पर नचाते हैं, राज्य को एक शोषक यंत्र की तरह काम में लेते हैं और राज्य की संस्थाओं का प्रयोग करके अपने विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और परिणाम स्वरूप किसका शोषण होता है, कौन तंग होता है, कौन किसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, अमीर लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अमीर लोग तंग करते हैं किसको, महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को। ठीक है, इनसे ज्यादा काम करवा करके पैसा कम देते हैं तो इनका शोषण ही होगा, इनको अधिकार भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो राज्य की सहायता से ये सब कुछ होता है, राइट। तो ये दोस्तों तीन विचार थे राज्य को लेकर के, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध पढ़ रहे हैं, तो परिवार हमारी कुछ समस्याएं हल करता, कुछ सरकार समस्याएं हल करता, कुछ निजी क्षेत्र समस्याएं हल करता। निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट कंपनीज। तो कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि जेंडर से संबंधित समस्याएं, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, भूख और गरीबी से संबंधित समस्याएं, तो उनको हल करने के लिए कौन सामने आता है, नागरिक समाज। नागरिक समाज सामने आता है, जिसको अपन सिविल सोसाइटी भी कहते हैं। नागरिक समाज क्या होता है गाइज, कि समाज के ही व्यक्ति मतलब में आपस में मिल जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मैं झुग्गी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने जाऊंगी संडे और सैटरडे अपने दोस्तों के साथ में, तो आपका दोस्त भी कहाँ पे रहता है, समाज के अंदर रहता है। आप कहाँ रहते हो, समाज के अंदर रहता है। तो आप किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास में सुख सुविधाएं नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म ला सके, जूते वगैरह ला सके, किताबें खरीद सके, ठीक है, ज्ञान हासिल कर सके, तो आपने उनकी भलाई करने के लिए आप अपने घरों से निकल जाते हैं। या फिर आप और आपके दोस्त मिलकर के ये ठान लेते हैं कि हमें शहर को साफ स्वच्छ रखना है, सफाई करने के लिए निकल गए। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने के लिए निकल जाते हैं दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों नागरिक समाज अब बहुत कुछ करता है। तो नागरिक समाज किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए काम करता है, और ध्यान रखना नागरिक समाज का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। आप ये सोचो, आप झुग्गी झोपड़ियों में जब गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओगे तो क्या उनसे पैसे लोगे, क्या सरकार से ऐसा कहोगे कि हमने गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, लाओ हमारे पैसे कहाँ हैं? आप ऐसा नहीं कहोगे, आप अपनी इच्छा के साथ में गए हो और समाज का भला करने के लिए, देश का भला करने के लिए आप ये कदम उठा रहे हो, तो आप नागरिक समाज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों सवाल कैसा भी आए, नागरिक समाज की संकल्पना आप उसमें क्या लिख के आएंगे कि नागरिक समाज दोस्तों इसकी भूमिका क्या होती है। तो नागरिक समाज पर्यावरण से संबंधित, नागरिक समाज पर्यावरण से संबंधित, भूख से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, और दोस्तों महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिला को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। अब देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, नागरिक समाज क्या होता है। आपने एनजीओ का तो नाम सुना होगा, ठीक है, कभी तो सुना होगा एनजीओ, गैर सरकारी संगठन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ एनजीओ होते हैं भारत में जो विधवा महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। कुछ एनजीओ होते हैं जो अनाथ बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं। कुछ एनजीओ ऐसा होते हैं जो कि कैंसर से पीड़ित जो मरीज है, एड्स से पीड़ित मरीज है, उनकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों एनजीओ क्या है, नागरिक समाज ही तो है। एनजीओ का उद्देश्य पैसा कमाना थोड़ी होता है। तो एनजीओ दोस्तों एक नागरिक समाज ही है। आप और हमारे जैसे लोग हैं वो निकल जाते हैं घर के बाहर, देश का और समाज का भला करने के लिए, और देश के अंदर जो पर्यावरण और भूख, बेरोजगारी और महिला उत्थान से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उस पर काम करते हैं।
ठीक है। तो जो नागरिक समाज है दोस्तों काफी काम कर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि नागरिक समाज है दोस्तों, सिसिरो की रचना सोसाइटी सिविलिज में खोजा जा सकता है, यूनानी दार्शनिक था, तो ये पहली ऐसी रचना थी, पहला ऐसा लेख था सोसाइटी सिविलिज। उसके बाद में जॉन लॉक, थॉमस पेन और हेगेल ने नागरिक समाज की जो विचारधारा थी इसको आगे बढ़ाया था। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो नागरिक समाज होता है दोस्तों वह राज्य के संपर्क में भी रहता है और निजी क्षेत्र के भी संपर्क में रहता है, ठीक है, लोगों की भलाई करते टाइम, ठीक है। नागरिक समाज दोस्तों और क्या काम करता है, सरकार पर दबाव बनाता है, कई बार सरकार पे दबाव बनाता है या राज्य पर दबाव बनाता है। मैं राज्य लिख देता हूं इसकी जगह। नागरिक समाज राज्य पर दबाव बनाता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए अच्छी नीतियां अच्छे कानून लेकर के आए ताकि एक व्यक्ति का अधिकतम भला हो सके, ठीक है। ताकि दोस्तों जो पूंजीवादी सोच से जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, पूंजीवादी विचारधारा से जो पीड़ित लोग हैं उनका भी शोषण होने से बचाया जा सके। पूंजीवादी विचारधारा में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों ये मुनाफा कमाने की सोचती है, ठीक है। तो कई बार होता है कि आम इंसान का शोषण भी होता है, उसी शोषण से बचाने के लिए कौन आगे आएगा, राज्य आगे आ गया, ठीक है, और नागरिक समाज भी आगे आएगा। पूंजीवादी विचारधारा से लोगों का शोषण बचाने के लिए नागरिक समाज भी आगे आएगा। ठीक है, तो ये नागरिक समाज अपन ने पढ़ लिए हैं, नागरिक समाज और राज्य।